नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और चुनाव एमपी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम चुनाव की खास खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में से कांग्रेस 3 राज्यों में जीत हासिल करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में जनमत है। जनता कांग्रेस की नीतियों और कार्यों से खुश है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। और अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के इस दावे में कितना दम है और किस आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का वो बयान। दोनों जगह कार्यक्रम था, उदयपुर में रोड शो और उसके बाद नाथ द्वार में आम सभा थी। और दोनों जगह बढ़िया कार्यक्रम। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और रहे हैं, तो उनका तो अपना प्रभाव है। गौरव वल्लभ निश्चित रूप से पहली बार उदयपुर से लड़ रहे हैं और अच्छा प्रभाव दिख रहा है, जीतेंगे। जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब यह तो बात हुई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, भला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अब कैसे हम आपको ना सुनाएं। आज मौका था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में विशेष विमान से अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मैहर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले मां शारदा की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद मंदिर के प्रधान पुजारी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि बीते दिनों वो दिवंगत हुए थे। उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करने सीएम शिवराज आए तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लाडली बहनों ने खुलकर कहकर खुलेआम भाजपा को वोट दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। सुनिए सीएम ने क्या कुछ कहा। स्पष्ट रूप से 3 तारीख को सब चीज सामने आएगी। लेकिन मेरी जहां भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनों का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 राज्यों में साफ कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आश्वासित हैं लाडली बहनों को लेकर और वो कह रहे हैं कि बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। दावे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आखिर इतना कॉन्फिडेंस और जिस आधार पर दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं, करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति को बारीकी से देखने समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा, इस चुनाव को आपने काफी करीब से देखा है और पहले भी हमने कई दफा इस मसले पर चर्चा की है। दावे करने में कोई बुराई नहीं है, राजनेता अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने नेताओं को लेकर दावे करते हैं, घोषणाओं को लेकर आगे बात करते हैं, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरी तरफ सीएम शिवराज। लेकिन आपसे बस मैं यही समझना चाहूंगा सबसे पहले, क्या आधार आप मानते हैं भूपेश बघेल का जो इतना कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं? देखिए दीपक जी, इसको अगर साइंटिफिक रूप से चर्चा करें तो वह यह है कि 2013 के कंपैरिजन में 2018 का जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, छत्तीसगढ़ को 3 एरिया में देखना चाहिए। पहला है दक्षिण छत्तीसगढ़, जिसे बस्तर का एरिया कहते हैं। वहां कांग्रेस 3% वोट ज्यादा लेकर के 11 सीटों पर सफलता हासिल की थी। अब बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि उन 3% वोटों की जो कमियां रह गई थी उन्हें किस तरह से भरपाई कर पाती। दूसरी बात है उत्तर छत्तीसगढ़, टीएस बाबा का एरिया। वहां पर कांग्रेस को 4% वोट ज्यादा मिला था दीपक जी, और बीजेपी का 8% वोट घट गया था। इसका मतलब है कि 4% वोट अदर्स जो पार्टियां हैं वहां बढ़ गई थी। अब आता है मैदानी छत्तीसगढ़, जिसमें रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग शामिल है। यहां पर कांग्रेस को 13 के कंपैरिजन में 2018 के विधानसभा चुनाव में 2% वोट ज्यादा मिली थी,
लेकिन बीजेपी की 9% वोट घट गई थी। इसका अर्थ है 7% वोट अदर्स पार्टियों में गया था। अब यह एक साइंटिफिक विश्लेषण है। अब दूसरी बात आती है कि मुख्यमंत्री जी कॉन्फिडेंट हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी कॉन्फिडेंट हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी तो कह रहे हैं कि 54 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चाउर वाले बाबा के रूप में जब लोकप्रिय थे, बीजेपी 50 सीट से ऊपर कभी आगे नहीं बढ़ी है, अपने अपने दावे। लेकिन अब प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में चावल और धान और वनोपज ये प्रमुख विषय रहा है। तो वनोपज के मसले के ऊपर कांग्रेस जिस तरह से एमएसपी बढ़ाई थी या खरीदी बढ़ाई थी या फिर गुड्स की मात्राओं में वृद्धि की थी, उनके कारण वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है धान का विषय और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण 9,000 रुपया प्रति एकड़, ये भी जिसके कारण से उनको आत्मविश्वास लगता है। लेकिन मूल बात यह है दीपक जी कि 2018 के चुनाव में 23.9% वोट अदर्स पार्टी को गया था और नोटा में 2,82,000 वोट चला गया था। तो ये जो है छोटे प्लेयर, ये इनके प्रति मतदाताओं का रुझान किस तरह से रहता है, उसके आधार पर परिणाम यहां पर 3 तारीख को आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरती भी रही है दीपक जी, वो ये है कि जब जब भी यहां चुनाव हुआ है राज्य बनने के बाद, यहां की जनता जिस पार्टी को भी चुनी उसको स्पष्ट बहुमत देती आई। बिल्कुल, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इस पर और अधिक चर्चा तो हमारे राजनीतिक मेहमान जब हमारे साथ जुड़ेंगे उस पर मैं करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा अजय जी, ये छत्तीसगढ़ के किसान इतने स्मार्ट कैसे हो गए? 1 तारीख से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि धान खरीदी केंद्र वीरान पड़े हैं, सन्नाटा पसरा है। किसान इस इंतजार में है कि 3 तारीख को किसकी सरकार बनती है और उस हिसाब से हमारा फायदा नफा नुकसान तय होगा। तो इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं? दीपक जी, यह आया था यह विषय क्योंकि बीजेपी 3100 रुपया क्विंटल की बात की, कांग्रेस 3200 रुपया क्विंटल की बात की। लेकिन इसी दरमियान दीपावली का त्यौहार भी आ गया था और धान खरीदी 1 नवंबर से तो चालू कर दिए थे। बहुत कम किसान जिनके अर्ली वैरायटी का प्रोडक्शन जो लेते हैं वही लोग जो वहां पर पहुंच पाए थे। फिर दीपावली का त्यौहार आ गया, चुनाव भी आ गया, तो श्रमिकों की समस्याएं आई इन किसानों के पास। अब वहां पर किसान लाखों मीट्रिक टन लेकर के धान पहुंच रहे हैं और सबको टोकन दिया जा रहा है। प्रमुख कारण फेस्टिवल है और चुनाव था जिसके कारण श्रमिकों की शॉर्टेज पैदा हो गई। जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए 2 नए राजनीतिक मेहमान हमारे साथ पैनल में शामिल हो गए। जल्दी से परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का, संजय जी, अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ा दावा कर रहे हैं, तो जल्दी से मैं अमित जी आपके ओपनिंग रिएक्शन से ही जानना चाहूंगा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री और आपके नेता ये बड़ा कॉन्फिडेंटली दावा कर रहे हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि जो काम उन्होंने किए उसको लेकर वो आश्वस्त है। क्या आधार आप मानते हैं इसके पीछे? पॉलिटिकली मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जब लोग कहते हैं फिर से भरोसा, और कहते हैं ना, जब लोग भरोसा मतलब कांग्रेस, भरोसा मतलब कांग्रेस मतलब गरीबों के लिए अच्छे कार्य करने की गारंटी, और दूसरी पार्टी जो बीजेपी है अगर वो आती है तो वो गारंटी है अडानी जी के लिए काम करने के लिए। तो लगातार जनता समझती है साहब कि किसने काम किया है, और हमने काम किया है, इसलिए जनता हमें पसंद करती है। और एक छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, और कांग्रेस जिस प्रकार से, मैंने कहा, आपको बताना चाहता हूं दीपक जी कि लगातार, चाहे किसान, अभी चंद्राकर सर कह रहे थे, किसानों के लिए जो हमने काम किया, छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए जो हमने काम किया, छत्तीसगढ़ की जो समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया, सशक्त छत्तीसगढ़ के लिए काम किया, उसकी गूंज पूरे देश में है। और छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे दीपक जी पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और जिस प्रकार से केंद्र में बैठी हुई सरकार और भाजपा के लोगों ने इस देश में बैठने के बाद जो परिभाषाओं को बदलने का काम किया है, जनता अब सारी चीजों को समझ रही है। और हमने कहा हम तो काम करके दिखा रहे हैं, और हम कहते हैं भरोसे की गारंटी। और ये घोषणा पत्र में क्या लिखते हैं? मोदी जी की गारंटी। मतलब आप समझिए कि मोदी जी ने तो जितने वादे किए दीपक जी, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हो, 15 लाख अकाउंट में आने का हो, किसानों की आय दुगनी करने का हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो जनता उन पे विश्वास करे भी तो कैसे? जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और इस उंगली ने, हमारे संविधान, भारत के संविधान ने
हमें वो ठीक। अधिकार प्रदत्त किया है, इतनी शक्ति दी है इस उंगली में कि हम चलिए। सरकार बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं संजय जी से, उसके बाद मैं फिर लौटूंगा आपके यहाँ समेत जी। संजय जी, काफी सक्रियता, काफी मेहनत पिछले 6-8 महीने से आपकी पार्टी कर रही है और मुद्दे तो काफी आपने उछाले हैं, महादेव ऐप घोटाला हो या भूपेश सरकार की नाकामियां हो। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केवल 15 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे आप। देखिए, जब कोई अति आत्मविश्वास में आता है या बहुत कुछ बड़बोलापन सामने आता है तो ये निश्चित है, हिंदुस्तान के अंदर में ये माना जाता है कि अब वो उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। अब चंद दिनों में बोलना है, दावे तो करना पड़ेगा। 3 राज्य आप भी जानते हैं देश के अंदर में किस तरीके की सभी मीडिया के लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं 3 प्रदेशों के अंदर में सरकार बनाने का विषय नहीं है। और ऐसे समय में जब आदमी हड़बड़ाता है तो बहुत सारी बातें करता है कि हम 75 सीटें ले आएंगे, हम 3 राज्यों में सरकार बना लेंगे। लगभग वही स्थिति भूपेश बघेल जी की हो गई है जी। मुझे लगता है आपने जैसा कहा कि 6 महीने, बिल्कुल आपने कहा ये मुद्दे नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये महादेव ऐप कोई मुद्दा नहीं है। ये महादेव ऐप जो है, ये बदनामी का छाप जो छत्तीसगढ़ पर लगा है देश की और दुनिया के सामने, वो है, ये मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है जो व्यक्ति जो स्पष्ट तौर पर सामने आएगी, 508 करोड़ का विषय सामने आया है, मैं उसको दोहरा जी, सामने आकर इस तरह की बातें करें। देखिए, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 5 वर्षों में सबसे पहले घोषणा पत्र की ही बात करें। जिस घोषणा पत्र की बात बार बार भूपेश बघेल जी कहते हैं या कांग्रेस कहती है, न तो महिलाओं के साथ में किया हुआ वादा शराबबंदी का, इन्होंने शराबबंदी का अपना मुद्दा ही हटा दिया और शराबबंदी नहीं किया। बेरोजगारों के साथ में इन्होंने छलावा किया, विश्वासघात किया, इन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपए देंगे, नहीं दिया। स्व सहायता समूह एसडीएच की जो बहनें होती है उनका ऋण माफ करने की बात हुई, उन्होंने नहीं किया। इन्होंने 200 फुट पार्क बनाने की बात करी, नहीं किया। ये मुद्दे पुराने हैं। और तो और इन्होंने कहा था कि हम संपत्ति कर हाफ कर देंगे, नहीं किया। मुद्दों के अभाव में ये जी रहे हैं। अब ये मोदी जी की बात कर रहे थे, अमित भाई मोदी जी की बात कर रहे थे। अरे मोदी जी की गारंटी क्या है? 19 में हो गया। आपने जो बदनामी का दाग लगाने के लिए जीएसटी है, ये है, तमाम प्रकार के विषय आपने खड़ा किया। दीपक जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। ठीक है, मैं लौटूंगा, आपको भरपूर समय दूंगा। अमित जी, संजय जी, अभी मैंने दोनों को बराबरी का वक्त दिया है। मैं क्विक रिएक्शन हमारे सहयोगी नीलेश का लेना चाहूंगा। अमित जी, आपको पूरा जवाब देने का मौका दूंगा मैं आपको। नीलेश, आपने इस चुनाव को काफी नजदीक से देखा है, चाहे रमन सिंह हो, भूपेश बघेल हो, दावे तो दोनों ने काफी किए हैं और जीत का अपना अपना दावा भी है, लेकिन जो मुद्दे हावी रहे, जो बातें मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों का, पॉइंटर्स का जिक्र किया है दोनों ही राजनीतिक दलों ने, आप क्या देख रहे हैं जमीनी हकीकत? देखिए दीपक, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि 3 तारीख को जनता उनके फेवर में वोट की है और 3 तारीख को इसका नतीजा जो है वो सामने दिख जाएगा, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। लेकिन ये दावे भी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी दल, जो प्रमुख दोनों दल हैं, वो ये नहीं कहेगा कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये दावे जायज है दोनों ही दलों के। लेकिन जब हम चुनाव कवरेज में जा रहे थे और दोनों दलों के अगर हम घोषणा पत्र की बात करें और कामकाज की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की ओर से जो कर्ज माफी की बात कही गई है वो काफी प्रभावी नजर आ रहा था जब हम ग्रामीण इलाकों में, खासकर किसान बहुल इलाकों में जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसमें महतारी बंधन योजना का जो जिक्र हुआ था, जिसमें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात बीजेपी ने कही है। अगर किसानों और इससे इतर बात करें तो अगर सबसे ज्यादा चुनाव में किसी बात की चर्चा हो रही थी तो महतारी बंधन योजना की चर्चा हो रही थी, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी, तब तक जब तक कि दिवाली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए ये नहीं कहा कि अब उसके तोड़ के रूप में एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि सरकार अगर फिर से बनती है तो हम 15,000 महिलाओं के खाते में देंगे। ये दो जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी उसकी चर्चा जो मैनिफेस्टो में थी वो नजर आ रही थी। अब ये दोनों में कौन सा हिस्सा किसके फेवर में ज्यादा जाता है ये 3 तारीख को समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर चर्चा इलेक्शन में किसी बात की नजर आई, खासकर ग्रामीण इलाकों में बात करें या स्लम एरियाज में बात करें, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो पैसे रुके हुए थे, कारण जो भी थे, एक दूसरे पर आरोप जो भी थे, लेकिन उसका जिक्र इलेक्शन में जरूर देखने को मिल रहा था जब हम ऐसे इलाकों में जा रहे थे, खासकर ग्रामीण और स्लम एरियाज जो थे, उसका भी इम्पैक्ट एक असर देखने को मिलेगा जिसका जिक्र आप नीलेश कर रहे हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को हम जारी रखेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज दिए हुए उस बयान की, जिसका असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कितना होगा ये तो 3 तारीख को मतपेटियां जब खुलेंगी, ईवीएम मशीन से काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी से, साथ ही
छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखने वाले अजय चंद्राकर जी भी बने हुए हैं। अब मैं चाहूंगा अमित जी, जो सवाल और जो गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर संजय जी ने लगाए थे, जरा आप जल्दी से उस पर जवाब दे दें अमित जी। दीपक जी, मुझे लगता है कि भाजपा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिराना इनका शौक हो गया है। और जिस प्रकार चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, और प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना हम लगातार देख रहे हैं। देश की जनता कहती है इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। और हमने तो पहले ही कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ इनके 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई से भी हमें लड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे आप देखिए जिस प्रकार से चुनाव के पहले उनको यहाँ भेजा गया, एक घटिया राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है और जिस प्रकार से पॉलिटिकल हथियार के रूप में संवैधानिक संस्थाओं को यूज किया जा रहा है। बीजेपी पहले ही अपनी तीनों राज्यों में हार स्वीकार कर चुकी है, इसीलिए उसे आगे कर रही है। अब आपको मैं बताता हूं, भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे, महादेव ऐप की बात कर रहे थे। दुर्भाग्यजनक है कि ईडी को आगे करके बीजेपी खेल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री जी ने आईसीसी में, और उन्होंने कहा था कि इस ऐप को बंद करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उस दिन भी मैंने कहा था, जिस दिन ईडी यहां पर आई थी, वाई सेंट्रल नॉट बैन दिस ऐप, वाई सेंट्रल नॉट इन्वेस्टिगेट दिस ऐप। और आपको मैं बता दूं कि 475 लोगों को गिरफ्तार इसमें हमने किया। 18 महीने से इसमें गिरफ्तारियां हम कर रहे हैं। 72 से ज्यादा एफआईआर हमने की, 853 से ज्यादा मोबाइल हमने जब्त किया। और आपको बता दूं कि 853 से ज्यादा हमने मोबाइल जब्त किया और लगातार इस पे कार्रवाइयां हम कर रहे हैं। लेकिन और एक और आपको बात बताता हूं, 3033 बैंक खातों को सीज हमने किया और उसी प्रकार से 191 लैपटॉप को हमने जब्त किया। और लगातार आपके माध्यम से मैं बता दूं कि लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं। केंद्र ने इसे बैन इतने दिन क्यों नहीं किया? और चुनाव के एन वक्त मैं इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाना चाहता हूं। आज चाहे राजस्थान हो, चाहे इसके पहले बंगाल में चुनाव थे तो वहां भेज देते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है साहब। आप किसी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं कर सकते। उसकी राजनीति को, उसकी इमेज को टर्निश करने के लिए आप अपने ईडीआईटी को आगे करते हैं। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करके आइए मैदान पे। हम कहते हैं हम विकास के चुनाव जा रहे हैं, विकास पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर है आपने हिम्मत अपने 15 साल के विकास पे और हमारे 5 साल के विकास पे आप आ जाइए हमसे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा के लोगों की हिम्मत नहीं है। और रही बात अभी घोषणा पत्र की, दीपक जी आप कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जो काम किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है जनता के समक्ष है। आज किसान यहाँ पर समृद्ध है, खुशहाल है, सशक्त है। संजय श्रीवास्तव जी इतने डंके की चोट पे ये बात कह सकते हैं क्या कि 15 साल उन्होंने जो सरकार काम करी वो कट करप्शन और कमीशन की सरकार थी। ठीक है, मैं जल्दी से एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं संजय जी, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति पे भी मैं बात करूंगा। लगातार अजय जी भी बने। संजय जी, जो बड़े आरोप आप लगा रहे हैं उस पर कह रहे हैं अमित जी की बात साहब, हमने तो खुद कोऑपरेट किया है, हमने खुद कार्रवाई भी की है, गिरफ्तारियां भी की है। ये केंद्र बनाम राज्य की जो तनातनी है ये शुरू से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ऐसा है, जितना लंबा इन्होंने कहा है तो मुझे लगता है थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये चुनाव हार रहे हैं इसलिए इन्होंने स्क्रिप्ट लिखना प्रारंभ कर दिया है कि हारने के बाद हमको क्या कहना है। ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और तो और मैं अभी याद दिला रहा हूं, अभी अमित बोल रहे थे कि अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराना, शायद निकाल लें, जरा वकील हैं, रिकॉर्ड आपके नाम पर दर्ज है। 100 से ज्यादा बार सरकार को गिराने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, ये स्पष्ट रूप से दर्ज है, इसको निकाल लीजिए, पहली चीज। दूसरा, ये वही कांग्रेस है ना जिसके समर्थन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब जब ये चुनाव हारते हैं तब तब ईवीएम पर भी उंगली उठाते थे। लेकिन राजस्थान और यदि कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक को जीती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं करती है। तो ये स्क्रिप्ट लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया कि हारने के बाद हम क्या लगाएंगे, ईवीएम में खराबी हो गई, वो ईडी के कारण हो गया। अरे आपने कम से कम स्वीकार तो किया। ठीक है, यदि आप पकड़ में हैं तो आपके प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, सट्टा चल रहा है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज एमपीटीवी के अंदर में स्वीकार किया। हमें आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन आपके प्रदेश में कहीं देश में नहीं चल रहा है। चलिए, संजय जी के अपने दावे, अमित जी के अपने दावे, बेहद कम समय में 30 सेकंड में मैं चाहूंगा अजय जी, आपने दोनों हमारे पॉलिटिकल मेहमानों को सुना, मैं चाहूंगा आप इस पर आप अपनी क्या राय रख रहे हैं जल्दी से 30 सेकंड में, समय की कमी है मेरे पास। देखिए दीपक जी, दक्षिण बस्तर हो या फिर उत्तर छत्तीसगढ़, यहाँ कांटे का मुकाबला है। किसकी सरकार बनेगी यह डिपेंड कर रहा है मैदानी छत्तीसगढ़ में। और मैदानी छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां अपनी जो मोदी जी की गारंटी या फिर घोषणा पत्र को जिस तरह से
लेके गई हैं, लेकिन एक बात और है कि वो गवर्नेंस का मसला है, और गवर्नेंस अगर डिलीवर्ड करने में सफल रही है, 100% सफल तो कोई भी पार्टी नहीं कर पाती, लेकिन उसका अगर 5 साल का कोई साख है तो वो भी काफी इंपैक्ट छोड़ रहा है। ठीक, ये जो मुद्दे तमाम हावी रहे हैं, जो दोनों हमारे प्रवक्ता मेहमानों संजय और अमित जी ने गिनाए हैं, अजय जी ने बिल्कुल बेबाक उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। बहुत संक्षिप्त में नीलेश, आप क्या मान रहे हैं, पिछले 4-6 महीनों में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया, जिस तरह मुद्दों को उछाला गया, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर आक्रमण करने की एक तरह से कोशिश की, क्या ये भी बहुत कुछ बेसिस होगा 3 तारीख को आने वाले परिणामों में? नीलेश। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, 6 महीने पहले की अगर आप बात करें तो इलेक्शन के नजरिए से बीजेपी काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आया है और आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी की भी सरकार बनेगी, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने पिछले 6 महीने में काफी बूस्टअप किया अपने काम को, और अब इस बात को है कि फाइट पर भी बात हो रही है कि बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है, और इस पर जो भी परिणाम आएंगे वो तो 3 तारीख को आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में खासकर भूपेश बघेल सरकार को लेकर लोगों में उतना असंतोष नहीं है जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी में जो बदल सके। अब इसका हालांकि बीजेपी का घोषणा पत्र और इनके अपने पुराने काम और कांग्रेस सरकार के 5 सालों के काम पर निर्णय 3 तारीख को जो भी आएगा वो देखने वाला होगा। जी चलिए, 3 तारीख का इंतजार सभी को है, जब मतपेटियां खुलेगी, परिणाम किसके पक्ष में आएंगे देखने वाली बात होगी। संजय जी और अमित जी का अपना अपना तर्क है, अपने अपने दावे हैं अपनी अपनी पार्टियों को लेकर। बहुत शुक्रिया संजय जी, अमित जी, अजय चंद्राकर जी और नीलेश आपका, हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हमारे पैनल में, और भूपेश बघेल के आज के दिए उस बयान पर हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि कितना दम है उनकी इस बात में। हालांकि ज़रूर जिस तरह से बीजेपी ने डिफेंड करते हुए पिछले 6 महीनों में सक्रियता बढ़ाई है, कितनी इसमें सच्चाई है और कितना कांग्रेस पार्टी या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। NDTV MPCG पर खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।